हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की सेकंड वीडियो है, जो इसमें हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड एक्सप्लेन हाउ 14 ब्रेविस लैटिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम। तो इसके आंसर की बात करें तो जो एक हमारे पास क्रिस्टल होता है सॉलिड, उसमें कुछ एटम्स और आयन मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं इन अ रेगुलर या फिर 3D पीरियोडिक पैटर्न में। तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसी को हम क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहते हैं। अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, विच व्हेन ट्रांसलेटेड इन अ 3D रिप्रोड्यूस द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कि यूनिट सेल को अगर हम रिपीटली 3D में रिपीट करते जा रहे हैं, तो हमें उससे पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल सकता है बेस्ड ऑन रिलेटिव लेंथ। अगर हम बात करें कि जो उसमें क्रिस्टल की जो लेंथ है और जो क्रिस्टोग्राफी आ रही है एक्सिस पे और एंगल पे, उनके बीच में हम अगर उसको डिटरमाइन करें तो हम क्रिस्टल को डिफाइन कर सकते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम में। जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के लैटिस होते हैं, जिनमें सेंटरिंग को अगर कंसिडर करते हैं, तो ये 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम को हम पाते हैं 14 डिस्टिंक्ट ब्रेविस लैटिस में। जो ब्रेविस थे, उन्होंने प्रूव किया था 1848 में कि सिर्फ 14 यूनिक शेप लैटिस के पॉसिबल हैं। अगर हम लैटिस सेंटरिंग की बात करें तो सबसे पहले 4 टाइप की लैटिस सेंटरिंग होती हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रिमिटिव, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लैटिस पॉइंट जब 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, तो उसमें हम इफेक्टिव एटम निकालेंगे तो वो हमारा 1 आता है। और जब हम बॉडी, दूसरा है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लैटिस पॉइंट जो प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी में भी प्रेजेंट रहते हैं कॉर्नर्स के साथ में, इसलिए इसमें इफेक्टिव एटम पर यूनिट पे 2 आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फेस सेंटर, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कॉर्नर्स के साथ साथ जो 6 फेस होते हैं उस पर भी एटम प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसमें इफेक्टिव एटम पर सेल आते हैं 4। नेक्स्ट है बेस सेंटर, इसमें हमारे पास एडिशनल जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस पर, इसलिए इसके इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल हमारे पास 2 आते हैं। अब हम बात करेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम की। तो फर्स्ट सिस्टम है हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। अगर इसमें हम एक्सियल रिलेशन की बात करें तो A=B=C होता है, और इंटर एक्सियल एंगल की बात करें तो तीनों एंगल अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के होते हैं। अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो तीनों एंगल होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री को फॉर्म करते हैं। इसमें जो मेटल होता है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। अगर ब्रेविस लैटिस की बात करें तो इसमें 3 टाइप के ब्रेविस लैटिस फॉर्म होते हैं। पहला है प्रिमिटिव क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर में FCC, आयरन में BCC, सिल्वर सोडियम। अब हमारे पास सेकंड है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। इसमें हम देखें तो A और B इक्वल होता है, लेकिन C अनइक्वल होता है। इसमें एंगल तीनों ही 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें 2 इक्वल एक्सिस मिलती हैं और एक एक्सिस लॉन्ग हो सकती है या फिर शॉर्ट भी हो सकती है। ब्रेविस लैटिस इसमें हमें 2 मिलते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। इसके एग्जाम्पल हैं वाइट टिन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब हमारे पास थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें तीनों ही एक्सियल अनइक्वल होती हैं, एंगल लेकिन तीनों अभी भी इक्वल रहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वही तीनों अनइक्वल एक्सिस और ऑल एक्सिस फिर भी परपेंडिकुलर रहती हैं। ब्रेविस लैटिस इसमें फॉर्म होते हैं 4, प्रिमिटिव, बेस सेंटर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। और ऐसे एग्जाम्पल है सल्फर और ओलिविन। अब हम बात करें, ये जो हमारा सिस्टम है इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं। हमारा फोर्थ है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें A, B, C तीनों अनइक्वल रहते हैं। अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता। अब हम इसके ब्रेविस लैटिस की बात करें तो वो है प्रिमिटिव और बेस सेंटर्ड। एग्जाम्पल है जिप्सम।
फिफ्थ है हमारे पास ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें ए बी सी तीनों अनइक्वल और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री में से नहीं होते। इसके कैरेक्टरिस्टिक ये रहे। और इसकी ब्रेविस लेटिस की बात करें तो इसमें सिर्फ प्रिमिटिव देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है काइनाइट या फिर कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें हमारे पास ए और बी इक्वल होता है लेकिन बी सी के इक्वल नहीं रहता। एंगल की बात करें तो अल्फ़ा बीटा तो 90 डिग्री होता है लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। इसमें सिर्फ ब्रेविस लेटिस प्रिमिटिव फॉर्म होता है और इसके एग्जाम्पल हैं जिंक, मैग्नीशियम और ग्रेफाइट। अब नेक्स्ट है ट्राइगोनल क्रिस्टल। इसमें ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा इक्वल होता है लेकिन 90 डिग्री नहीं होते। अब हमारे पास है ब्रेविस लेटिस का एग्जाम्पल है इसका रोम्बोहेड्रल, क्वार्टजाइट, कैल्साइट। ये हमारे टोटल 14 ब्रेविस लेटिस हो गए। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये फॉर्म करते हैं बेसिस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ये हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है किसी भी क्रिस्टल की सिमेट्री। ये एसेंशियल होता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन के लिए। ये एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टल। ये हमें फाउंडेशन देता है बैंड थ्योरी, क्रिस्टल डिफेक्ट की स्टडी करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड मॉडल एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डे बाय टेम्परेचर। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी है स्पेसिफिक हीट की, वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है डिक्रीज इन स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, लेकिन वो फेल हो जाती है ये प्रिडिक्ट करने में कि करेक्ट वेरिएशन एट वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि ऐसा अज्यूम करते हैं कि सभी एटम वाइब्रेट करते हैं सेम फ्रिक्वेंसी पे। तो हमारे पास 1912 में डेबाय ने प्रपोज किया था एक न्यू थ्योरी जिसमें उन्होंने बताया कि जो क्रिस्टल वाइब्रेशन होते हैं आर ट्रीटेड एज इलास्टिक वेव्स फोनोन्स और उनमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज होते हैं। अगर हम इसमें एजम्पशन करें तो सबसे पहले हम एजम्पशन करते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जो है उसको हम ट्रीट करते हैं कंटिन्यूस इलास्टिक मीडियम। इसमें वाइब्रेशन जो होती हैं उनको कंसिडर करते हैं ऐसा स्टैंडिंग इलास्टिक वेव्स। इसमें क्रिस्टल जो होता है वो अगर किसी में n एटम है तो उसके पास 3n नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगी। इसमें मैक्सिमम अलाउड फ्रिक्वेंसी को हम डेबाय कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसमें हर एक वाइब्रेशन मोड को जो है वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को फॉलो करता है। हम लेट करेंगे कि जी बी और डी म्यू बी द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स बिटवीन फ्रिक्वेंसी वी एंड वी प्लस डी म्यू। अगर किसी 3D क्रिस्टल की बात करें तो उसमें जी म्यू की ये वैल्यू आती है। और डेरिवेशन की बात करें तो सबसे पहले द नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स बिटवीन वेव फैक्टर के एंड के प्लस डी के, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पर वी है वो हमारा क्रिस्टल वॉल्यूम है। अगर हम किसी इलास्टिक वेव की बात करें तो उसके लिए हमारा ओमेगा आता है म्यू के। ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और म्यू है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पर के की वैल्यू निकल के आएगी ओमेगा अपॉन म्यू, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, इसलिए इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और इसलिए जी ओमेगा की वैल्यू आएगी कुछ ये। अब हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स हमारे पास जो है वो 3n के इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको इस तरह से इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसमें जी ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। अब हम लास्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा ये, इसी को हम कहते हैं डेबाय कट ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब हमें पता है कि अगर बोस आइंस्टाइन स्टैटिक की बात करें तो उसमें एवरेज थर्मल एनर्जी वाइब्रेशन मोड की कुछ इस तरह से देते हैं, जहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम टोटल थर्मल एनर्जी की बात करें किसी भी क्रिस्टल की तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसकी वैल्यू हम जब जी म्यू और ई की पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब हम यहीं से लेट करेंगे कि हमारा एक्स जो है वो एच म्यू अपॉन के वी टी है, तो हमें वी की वैल्यू कुछ ये मिलेगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं म्यू इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो हमें कुछ ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसी क्वांटिटी को हम डी बाय टेम्परेचर कहते हैं। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे
म्यू की, तो हमें कुछ ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे, इन दी एंड हमें कुछ ये मिलेगा एक्सप्रेशन में। इसको हम कंबाइनिंग सभी कांस्टेंट को कंबाइन करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दी एंड हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। इसी को हम कहते हैं डेबाय स्पेसिफिक हीट इक्वेशन। अब हम बात करेंगे डेबाय टेम्परेचर की। जो डेबाय टेम्परेचर है उसको हम डिफाइन करते हैं वो टेम्परेचर जहाँ पर मैक्सिमम वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ अ क्रिस्टल पाई जाती है। वहीं जो टेम्परेचर मिलता है उसी को डेबाय टेम्परेचर कहते हैं। इसको इस तरह से डोनेट करते हैं। अब जो डेबाय टेम्परेचर है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है हर एक सॉलिड में। ये सेपरेट करता है बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक हीट इनटू टू रीजन्स। एक है लो टेम्परेचर रीजन और एक है हाई टेम्परेचर रीजन। लो टेम्परेचर रीजन में थीटा डी बहुत कम होता है टी के कंपैरिजन में, तो इसलिए वहाँ से हमें मिलता है एक्सप्रेशन सी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। इसी को हम कहते हैं डेबाय टी क्यूब लॉ। अगला मिलता है हाई टेम्परेचर पे, जो वहाँ पर टी बहुत ग्रेटर होता है थीटा डी से, तो वहाँ पर ये एक्सप्रेशन निकलता है। इसको बोलते हैं डुलोंग पेटिट लॉ। और ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए डी बाय टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब इसकी मेरिट्स की बात करें तो एक्सप्लेन करता है डुलोंग पेटिट लॉ को हाई टेम्परेचर पर। ये इंट्रोड्यूस करता है फोनॉन्स को। ये प्रिडिक्ट करता है टी क्यूब डिपेंडेंस को स्पेसिफिक हीट पर एट लो टेम्परेचर। ये हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी इन क्रिस्टल, डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड हुक्स लॉ। अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिससे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा गेन करता है या फिर अपने साइज़ को दोबारा गेन करता है जब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको हटाते हैं। किसी भी क्रिस्टल की बात करें फिर एटम जो होते हैं उसमें अरेंज होते हैं रेगुलर लैटिस में और वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं इंटर एटमिक फोर्सेस से। तो जब हम किसी बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एटम अपनी जगह से हट जाते हैं और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिर उनमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उन एटम्स के बीच में, जो इस उनको ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। तो यही स्मॉलर पोजीशन पे उनकी जो रिटर्निंग होती है, इसी को हम बिहेवियर इज एक्सप्लेन बाय थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये समझने में हेल्प करती है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल, जैसे कि यंग्स मॉडुलस, शेयर्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। अगर हम ग्राफ की बात करें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में बाकी डिफाइन करना है स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड हुक्स लॉ, तो ये सब हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर रखा है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है।